अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? सबसे पहले जैसा हमने समझा था कि बच्चा अगर सीज़र के साथ आपके पास आता है तो सबसे पहले हमको टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीदिंग सिक्योर करना है। देख लीजिए बच्चा बराबर से सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा है तो हमको बैग एंड मास्क करके बाद में बच्चे को इंट्यूबेट करना पड़ेगा। इसके अलावा उसका एयरवे फ्लेक्स नहीं रहना चाहिए। नेक बहुत ज़्यादा फ्लेक्स है या बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है तो वो सांस नहीं ले पाएगा। नेक पोजीशन, एयरवे को ओपन रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है तो वो आप ऑक्सीजन दीजिए। इंट्यूबेशन की ज़रूरत है तो इंट्यूबेट कर दीजिए। तो सर्कुलेशन के लिए अगर बच्चा शॉक में तो आपको जैसे ही कैनुला डालते हैं सैंपल ले लेना है, उसको भेज देना है लैब में भेजना है कैल्शियम के लिए। बेड साइड ग्लूकोज कर लेना है, कैनुला इस्टेब्लिश करके आपको उसको, अगर शुगर कम है तो सबसे पहले शुगर का बोलस देके फिर नॉर्मल सलाइन का बोलस देना है। नॉर्मल सलाइन का बोलस हम बहुत फास्ट नहीं देते क्योंकि बहुत से न्यूबॉर्न में हमने देखा है कि अगर बहुत फास्ट आप बोलसेस देते, खास करके प्रीमैच्योर बेबीज़ में, तो उनको इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीड होने के चांसेस रहते। तो स्लो बोलस आपने लगा दिया। लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा शॉक में है तो बहुत उसको 1-2 घंटे में आपको बोलस नहीं देना है। आपको आधे घंटे में, 20 मिनट से आधे घंटे में ही आपको बोलस देना है ताकि उसका सर्कुलेटरी वॉल्यूम बढ़ जाए। ज़रूरत पड़े तो उसको आपको आइनोट्रॉप भी डालना पड़ेगा। इसके बाद में अगर कैल्शियम कम है तो हमको कैल्शियम देना है। ये ट्रीटेबल कॉजेज़ है, ईजिली अवेलेबल रहते हैं। कैल्शियम देने के लिए हमने समझा था 2 ml पर kg से उसको ट्रीट करना है। इसके अलावा अगर CBC CRP बढ़े हुए तो हमको LP के बारे में सोचना है, लेकिन बच्चा स्टेबलाइज होने के बाद। अगर बच्चा अभी आपके सामने कन्वल्स हो रहा है तो अलग अलग यूनिट में अलग अलग प्रोटोकॉल है फर्स्ट लाइन एंटी कन्वल्सेंट के लिए। लेकिन अगर हम जो अभी तक के गाइडलाइंस है 2024 तक के अगर हम गाइडलाइंस को देखें तो अभी भी फिनोबार्बिटोन जो है, जो गार्डिनल के नाम से भी सब लोग जानते हैं, वो फर्स्ट लाइन ड्रग है। और इसमें हम देखते हैं कि 20 mg पर kg से उसको पहले लोड कर देते हैं और उसके बाद में 5 mg पर kg पर डे डिवाइडेड इनटू 2 डोजेस, ये मेंटेनेंस डोज डालते हैं। अगर वापस से रिपीट कन्वर्जेंस आते हैं तो आप उसको जो 20 mg की जगह जो लोड किया है उसको आपने फिर से 10 mg पर kg से लोड कर सकते हैं। बहुत से यूनिट में एक तीसरा बोलस 10 mg पर kg से भी देते हैं। टोटल 40 mg पर kg तक के लोग जाते हैं। अब ये फिनोबार्बिटोन जो है, इसके बारे में हमको कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी। एक तो ये बहुत सालों से, जनरेशन से ये ड्रग यूज़ हो रहा है। लोगों को इसके साथ में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। ये ज़्यादा पोटेंट है। जो लेविटेरासिटाम जो मोस्ट ऑफ द यूनिट में अभी नया फर्स्ट लाइन ड्रग बन रहा है उसके कंपेयर टू ये पोटेंट है। बहुत बार इस सीजर्स को एबॉलिश कर देता है। लेकिन इसके साथ में कुछ इश्यूज़ हमको समझना है कि ये बहुत बार क्लिनिकल सीजर्स को कम कर देता है। मतलब बाहर से आपको सीजर नहीं देखेंगे लेकिन आप EEG देखोगे तो हो सकता है EEG में कन्वर्जेंस चलते रहे। जो इसको हम इलेक्ट्रोक्लिनिकल डिसोसिएशन जो शब्द उन्होंने दिया है वो बहुत बार फिनोबार्बिटोन के साथ हमको देखने के लिए मिलता है। क्योंकि जो ब्रेन के अंदर के चैनल्स है और नीचे के चैनल्स है, स्पाइनल या मेडुला या फिर ब्रेन स्टेम जो हम बोलते हैं, उसके अंदर के चैनल्स है वो पहले मैच्योर हो जाते हैं, ब्रेन के बाद में मैच्योर होते हैं, जो क्लोराइड चैनल हमने डिस्कस किया था। तो बहुत बार यहाँ के जो नर्व्स निकलते हैं वो उनके कन्वर्जन स्टॉप हो जाते हैं लेकिन ब्रेन के अंदर चलते रहते हैं। अगर आपने EEG किया तो उसमें वो पिकअप कर पाओगे कि हाँ। दूसरा, ये सिडेशन बहुत ज़्यादा करता है, बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है। तीसरा, लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो फिनोबार्बिटोन में उन्होंने बोला है कि न्यूरोनल एपोप्टोसिस जो बोलते हैं, नर्व सेल से वो डैमेज होने चालू हो जाते हैं। बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसमें भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। सब बच्चे में नहीं होता लेकिन हाँ, ये मेंशन है कि फिनोबार्बिटोन अगर लॉन्ग टर्म के लिए रहे तो ये देता है। और ये जो एंटी कन्वल्सेंट के साइड इफेक्ट है, इसी के कारण से आपको किसी भी बच्चे को इसको नहीं देना है। बहुत बार बोलते हैं कि यार हो सकता है बच्चा इंप्रूव नहीं हो रहा, कन्वर्जन होंगे, दे दो एंटी कन्वल्सेंट दे दो। वैसा नहीं करना है। थोड़ा सा भी बच्चे का एबनॉर्मल मूवमेंट रहा तो बोलते कि हाँ कन्वल्जेंस रह सकते, दे दो। अगर आप श्योर नहीं हैं तो आपको एंटी कन्वल्सेंट यूज़ नहीं करने हैं। आपको EEG कराना है। EEG में अगर हम कन्वल्जेंस सस्पेक्ट कर रहे हैं, EEG में कन्वल्जेंस दिख रहे हैं तो आपको उसको ट्रीट करना है। ट्रीट करना ज़रूरी है। एक बार EEG पे कन्वल्जेंस दिख गए तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। अगर आप ट्रीट नहीं करोगे तो बच्चा क्लिनिकल डिटोरिएशन तो रहेगा ही, इसके अलावा जो कन्वल्जेंस बाद में आने के भी चांसेस रहते हैं। और अगर बच्चा प्रोलॉन्ग कन्वल्जेंस क्लिनिकली नहीं दिख रहे लेकिन ब्रेन में भी चल रहे हैं तो उससे भी उसके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए जब सीजर्स है तो उसको ट्रीट करना जरूरी है। लेकिन अगर सीजर्स लग रहे हैं पर आप उसको कंफर्म नहीं कर पा रहे तो आप ट्रीटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तीसरा, जो एंटी कन्वल्सेंट है उसको आपको प्रोलॉन्ग समय के लिए देने की ज़रूरत नहीं है। जो
एपिलेप्सीज है वो मोस्टली एक्यूट एपिलेप्सीज रहती है, मतलब अभी उसका कारण है, आपने कारण ठीक कर दिया, कन्वर्जेंस कंट्रोल कर दिया, तो बाद में आप उसके जो एंटी कन्वल्सेंट है उसको बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइपोकैल्सीमिया था, डायग्नोस होने का था, आपने उसको लिवेरा से लोड कर दिया, बच्चा सेटल हो गया, अभी हमको मालूम है कि ये एंटी कन्वल्सेंट की ज़रूरत नहीं है, इसको कैल्शियम की ज़रूरत थी, तो आपने डिस्चार्ज के पहले ही उसको वो बंद कर देना चाहिए, एंटी कन्वल्सेंट आपने बंद कर देने चाहिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्रोलॉन्ग उसको एंटी कन्वल्सेंट को आप एक्सपोज रखोगे बच्चों को तो वो भी जस्टिफाइड नहीं है। बहुत से यूनिट में वो प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ही एंटी कन्वल्सेंट बंद कर देते हैं अगर बच्चा बहुत ही अच्छा है तो, और बहुत से यूनिट में वो 3 महीने के लिए देते हैं, 3 महीने पे ईजी या फिर पूरा डिटेल इवेल्यूएशन करने के बाद में उसको टेपर करके बंद करते हैं। जो भी आपकी यूनिट की पॉलिसी है आपको उसको फॉलो करना है। बहुत बार अगर एक ही एंटी कन्वल्सेंट चल रहा है, बच्चे को एक ही टाइम पे सीजर थे, बच्चा सेटल हो गया, अभी एकदम नॉर्मल है, तो आप डिस्चार्ज के टाइम पे तुरंत बंद कर सकते हैं, आपको उसको टेपर करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके 2-3 एंटी कन्वल्सेंट चल रहे हैं या फिर आपने 3 महीने के लिए एंटी कन्वल्सेंट दिया है तो फिर आइडियली आपने उसको धीरे धीरे टेपर करके बंद करना चाहिए। तो हमारा पहला फर्स्ट स्टेप एंटी कन्वल्सेंट था फिनोबार्बिटोन। सेकंड लाइन में बहुत से यूनिट में अभी लिवेरा आ गया है। लिवेरा का जो डोज है वो 20 to 40 mg पर kg पर डोज लोडिंग है, और इसमें भी डोज का वेरिएशन ज़्यादा है, आप 60 तक के भी जा सकते हैं इसमें। और जो इन्होंने देखा है कि न्यूबॉर्न में इसकी एफिकेसी कम है एज़ कम्पेयर टू पीडियाट्रिक पेशेंट, आपको ज़्यादा डोज ही लगता है, मोस्टली आपको 40 तक के जाना पड़ता है। जो 20 mg पर kg पर डे के हिसाब से हम डालते हैं उसमें बच्चा कंट्रोल ही नहीं होता, आपको 40 से 60 के बीच में जाना पड़ता है फॉर मेंटेनेंस थेरेपी। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये क्लिनिकली बहुत सेफ़ है, मतलब ये इसके ड्रग इंटरेक्शंस नहीं है। लीवर में भी अगर काम प्रॉब्लम है, लीवर में है, या फिर बच्चा अगर क्लिनिकली थोड़ा अनस्टेबल है, उसकी रिपोर्ट्स थोड़े ठीक नहीं है, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लिवेरा को आप रीनल फेलियर में नहीं दे सकते, अगर रीनल फेलियर का पेशेंट है तो लिवेरा नहीं देना है। फिनोबार्बिटोन लीवर में एक्सक्रीट होता है, तो फिनोबार्बिटोन आपको लीवर डैमेज में नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल कोई बर्थ एस्पेक्सिया का बच्चा है और हमको मालूम है कि इसके लीवर एंजाइम्स थोड़े से बड़े हुए हैं और आपने उसको ऑलरेडी 20 mg पर kg से बोलस दे चुके हैं फिनोबार्बिटोन का, तो आपको नेक्स्ट 10 mg पर kg वाला नहीं देना, डायरेक्टली आप दूसरा ड्रग ऐड कर दो, उसमें आप फिनोबार्बिटोन को ज़्यादा मत दो। कोई अगर लीवर डैमेज का पेशेंट किसी और कारण से आया है तो उसमें भी फिनोबार्बिटोन देने से पहले आपने सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका एक्सक्रीशन ही लीवर से जा रहा है। अगर आपने उसको फिर से लोड कर दिया तो फिनोबार्बिटोन कोमा में चला जाएगा। तो ये चीज़ हमको इंपॉर्टेंट याद रखनी ज़रूरी है। फिर लिवेरा का हमने समझा रीनल फेलियर में देना है। इसके अलावा तीसरा ड्रग है फेनिटोइन। फेनिटोइन की एफिकेसी अगर आप देखेंगे तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू फिनोबार्बिटोन, लेकिन इसका सेफ्टी मार्जिन कम है, इसको आप बहुत ज़्यादा लोडिंग नहीं दे सकते। इसका भी लोडिंग डोज 20 mg पर kg है और इसको मेंटेनेंस हमने देना है, मेंटेनेंस भी 5 mg पर kg पर डे है। अभी एंटी कन्वर्जेंट हमने डिटेल में जो हमारा इमरजेंसी ड्रग का चैप्टर है जो हमने डिस्कस किया था उसमें डिटेल में लिया है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। फिनिटोइन का क्या इशू है कि ये कार्डियोटॉक्सिक है। अगर ऑलरेडी बच्चे का कार्डियक कॉम्प्रोमाइज़ है या फिर उसको हार्ट डिजीज़ है या फिर उसको बर्थ एस्पेक्सिया के कारण उसका CPK-MB और बाकी चीज़ें बढ़ी हुई है या फिर कोई अरिदमिया है या साथ में कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है या फिर आप लिडोकेन जैसा कोई कार्डियोटॉक्सिक ड्रग दे रहे हैं तो फिनिटोइन आपको नहीं देना है, अदरवाइज़ ये जो अरिदमियाज है उसको प्रेसिपिटेट करेगा और इस प्रकार से वो कार्डियक डिसीज़ में हमको अवॉइड करना। इवन कंजेनाइटल एनोमलीज अगर है हार्ट के तो भी बहुत से यूनिट में फिनिटोइन नहीं देते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा फिनोबार्बिटोन, देन लिवेरा, देन फिनिटोइन। इसके अलावा कुछ और अदर ड्रग्स भी है लेकिन जो न्यूबॉर्न में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते। फॉर एग्जांपल टोपिरामेड है। टोपिरामेड को भी बहुत से लोग न्यूरोप्रोटेक्टिव कहते हैं और न्यूरोप्रोटेक्टिव होने के कारण उसका रोल है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा सीडेशन बच्चों में कॉज करता है। इसके अलावा जब इतने सारे ड्रग्स देने के बाद भी बच्चा सेटल नहीं होता तो आपने फिर पायरिडॉक्सिन ट्राई करना चाहिए। पायरिडॉक्सिन 100 mg पर kg के हिसाब से आप IV दे सकते हैं, ये IV का रोल है। और जैसा मैंने समझाया था कि अगर हम EEG कर रहे हैं, EEG में हमको दिख रहा है कि स्पाइक्स एंड वेव पैटर्न है और आपने पायरिडॉक्सिन IV दे दिया और उसके तुरंत अगर कन्वर्जेंस जो EEG के चल रहे थे वो सेटल हो गए, मतलब आपके इसमें बच्चा रिस्पॉन्सिव है। एक मिडाजोलम का भी रोल होता है। मिडाजोलम बच्चे में सिडेशन करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, बहुत बार बच्चा इंट्यूबेट हो जाता है। अगर आपने 2-3 बोलसेस मिडाजोलम के दे दिए तो बच्चा इंट्यूबेट हो जाता है। बहुत बार मिडाजोलम का कांस्टेंट ड्रिप भी लगाया जाता है, उसका डोज भी हमने समझा था कि
0.1 mg/kg/h से आप उसको लगा सकते हो और आप उसको बहुत ज़्यादा, उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा आप उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जैसा हमने समझा था कि मिडाज़ोलम भी बहुत ऐसा स्पेसिफिक आइडियल ड्रग नहीं है, ये भी प्रॉब्लम करता है। इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट लाइन तो फिनोबार्बिटोन या लिवेरा होता है, उसके बाद में सेकंड लाइन में ये दोनों ड्रग के अलावा वो फेनिटोइन या मिडाज़ोलम को ऐड करते हैं और बहुत रेयरली फिर पायरिडॉक्सिन पे जाना पड़ता है या फिर टोपिरामेट यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे भी अगर सीज़र कंट्रोल नहीं हुए तो फिर हम हाई डोज पायरिडॉक्सिन वैसे भी डाल देते हैं, जो ओरल बिलोंग के नाम से बाकी चीज़ों में देखते हैं। फिर इसके अलावा बायोटिन एक है, फोलिनिक एसिड है। ये आईएम का मैनेजमेंट फिर इसमें शुरू हो जाए, क्योंकि ये मल्टीविटामिन है, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो फिर जब बच्चा कन्वल्जन्स को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो उसको आईएम सस्पेक्ट करके ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं। आईएम कब सस्पेक्ट करना है कि कॉन्सेंगुइस मैरिज है, पहले 3 दिन बच्चा एकदम अच्छा था, चौथे 5वें दिन से डिटोरिएट हुआ है, रूटीन एंटी कन्वल्सेंट को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और फैमिली हिस्ट्री है, प्रीवियस लॉसेस है, तो ये कंडीशन में ये सेटअप में हम उसको आईएम सस्पेक्ट करके उसमें ये फिर जो मेटाबॉलिक कॉकटेल जो हम बोलते हैं वो हम शुरू करवा देते हैं। इसके अलावा हम उसको मल्टीविटामिन के जो ड्रॉप्स आते हैं वो भी ऐड कर देते हैं और कैल्शियम भी शुरू कर देते हैं। तो ऐसा मल्टीपल उसको पूरा कॉकटेल बना के पेशेंट को शुरू कर देते हैं। इसके अलावा 2 ड्रग है, एक थायोपेंटोन और दूसरा लिडोकेन। ये भी किसी किसी यूनिट में यूज़ होता है। आपकी यूनिट की जो पॉलिसी है आपको उसको फॉलो करना है। हमारे यूनिट में हम थायोपेंटोन और लिडोकेन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ओवरऑल अगर हम प्रोग्नोसिस के बारे में बात करें तो प्रोग्नोसिस कॉज ऑफ सीजर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, ये टाइप ऑफ सीजर के बगैर। फॉर एग्जांपल हाइपोकैल्सीमिया सब ड्यूरल हिमोरेज है तो उनका प्रोग्नोसिस अच्छा है। वो हाइपोग्लाइसीमिया एक आध बार हुआ था, आपने उसको करेक्ट कर दिया तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा है। लेकिन समझो कोई रिफ्रैक्टरी हाइपोग्लाइसीमिया है या हाइपर इंसुलिनिमिक हाइपोग्लाइसीमिया है जिसमें बहुत ज़्यादा देर तक बच्चे का शुगर हम ऊपर ला ही नहीं पाए, तो उस कंडीशन में प्रोग्नोसिस ख़राब हो जाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। पायरिडॉक्सिन रिस्पॉन्सिव सीजर्स का प्रोग्नोसिस अच्छा है। तो उस डिसीज़ वाइज ये ज़्यादा इसका हमको प्रोग्नोसिस पता चलता है। फॉर एग्जांपल बर्थ एस्फिक्सिया HI स्टेज 2 ही है, बाकी बच्चा एकदम अच्छा था, कन्वर्जन एंटी कन्वर्जेंट दिए, बच्चा सेटल हो गया, 24 घंटे में ही उसके कन्वर्जेंस चले गए, तो वो बहुत ही अच्छे साइन है। लेकिन अगर HI स्टेज 3 था और उसके बाद में कन्वर्जेंस काफ़ी दिन तक के रहे, उसके बाद में उसका मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट था, तो उसका प्रोग्नोसिस ख़राब हो जाता है। तो इस प्रकार से कॉज वाइज प्रोग्नोसिस हम बता सकते हैं। क्लिनिकल वाइज देखेंगे, जैसा हमने बोला था कि फोकल क्लोनिक सीजर्स का प्रोग्नोसिस अच्छा है, टोनिक सीजर्स का प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं है, और जो मायोक्लोनिक सीजर्स है अगर वो बिकॉज ऑफ IEM है तो उसका भी प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ऐसे बच्चों को मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सिंगल एंटी कन्वल्सेंट है तो उसको हम एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ही बंद कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा है तो उसको आपको धीरे धीरे टेपर करना पड़ता है। जो आपने पहला डाला था ड्रग उसको सबसे आखिरी में निकालना है। सब्सिक्वेंट ड्रग जो आपने ऐड ऑन किए थे उनको पहले निकालना है। कोशिश करना है कि फिनोबार्बिटोन सबसे आखिरी में निकाले, और अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको भी ज़्यादा दिन तक ना दे। जितने जल्दी हो सके आप उसको आइडेंटिफाई करो कि इसको निकाल सकते या नहीं, और निकाल सकते तो टेपर करके बंद कर दो, क्योंकि एंटी कन्वल्सेंट भी विदाउट साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और जो सीजर्स है उसके भी साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि अगर सीजर चलते रहे तो ब्रेन के ऊपर उसका इफेक्ट रहेगा। तो आपको बैलेंस करके पेशेंट को मैनेज करना है। थैंक यू।